हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। सो लास्ट टाइम हम एंट्रोपी पढ़ रहे थे एंड हमने एंट्रोपी वाला जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट किया है, राइट। आज की क्लास से हमें क्या स्टार्ट करना है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ था क्या? फर्स्ट लॉ एक यूनिवर्सल उसके बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है ना, कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि मान लो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, वो लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई, है ना। एंड अगर गर्म चाय है तो उसकी जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी सराउंडिंग में और वो चाय ठंडी हो जाएगी। तो ये क्या बताता है? ये हमें फर्स्ट लॉ बताता था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लॉ हमें डायरेक्शंस के बारे में नहीं बताता था। जैसे कि हमने ये देखा कि ए से बी बन रहा है, ये खुद ब खुद हो जाएगा, ये हमें फर्स्ट लॉ बताता है। बट वो नहीं बताएगा कि बी से ए बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके बारे में वो कोई चीज हमें नहीं बताता है। तो उसी के बारे में हम सेकेंड लॉ में बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फटाफट से हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखो कोई लॉ क्यों आता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब तक फर्स्ट लॉ में कोई लिमिटेशंस ना हो, है ना, फिर उसको सुधारा जाता है, फिर नए नए लॉज आते हैं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे फर्स्ट लॉ में क्या उसकी डिफिशियंसी थी, फर्स्ट लॉ का क्या लिमिटेशन था कि इट नेवर टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, है ना, वो हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। तो सबसे पहले लिमिटेशन लिखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो क्या है? इट नेवर टेल्स अबाउट, it never tells us about the direction। क्लियर है? ये हमें कभी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज है ऊपर से नीचे आसानी से गिर जाती है ना, बट बिना फोर्स लगाए वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ऊपर से नीचे तो आराम से आ गई, ये फर्स्ट लॉ है ना, बट वो हमें ये नहीं बताएगा कि फिर नीचे से ऊपर खुद ब खुद क्यों नहीं जा रही है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनी ऑब्जेक्ट, कितना भी वेट, मान लो कि हमारे पास 50 kg का एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे चला जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, बट कैन नॉट लिफ्ट अप विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। 50 kg ऑफ वेट, 50 kg ऑफ वेट वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, फॉल डाउन बट कैन नॉट लिफ्ट अप विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। ऊपर से नीचे तो आ गया बट नीचे से ऊपर बिना किसी फोर्स के नहीं जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। बट फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? ये कन्वर्ट हो जाएगा, बट ड्यू टू फर्स्ट लॉ इट कैन, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हो सकता है, वो डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो ना कि बिना फोर्स लगाए आपके घर में अगर आप फोर्थ फ्लोर पे रह रहे हो, फिफ्थ फ्लोर पे रह रहे हो, तो बिल्कुल ऐसे मोटर चलती है तो पंप के थ्रू, पाइप के थ्रू, उस मोटर के थ्रू पानी आपके घर तक आ रहा है, बिना उस मोटर के थ्रू आपके घर पे पानी नहीं आ पाएगा। तो वहां पे एक फोर्स लगाया जा रहा है ना, ट्रांसफर तो हो रहा है बट वो फोर्स की वजह से हो रहा है। अगर वो फोर्स नहीं होता तो पानी ट्रांसफर नहीं हो पाता, लेकिन ऊपर से बिना किसी फोर्स से पानी नीचे आ सकता है ना। तो फर्स्ट लॉ हमें इन डायरेक्शंस के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, बट आप खुद ही देख लो क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। बट ड्यू टू फर्स्ट लॉ इट कैन, फर्स्ट लॉ इट कैन, ठीक है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये हो सकता है। तो सेकेंड लॉ, ये तो देखो फर्स्ट लॉ का हमने देखा कि फर्स्ट लॉ क्या है,
और सेकेंड, ये फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन हमने देख लिया। अब सेकेंड लॉ आया क्यों, उसका काम क्या है? तो सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ को गाइड करता है, वो फर्स्ट लॉ के डायरेक्शंस के बारे में बताता है, ठीक है। सो सेकेंड लॉ गाइड्स दी फर्स्ट लॉ, राइट। सेकेंड लॉ गाइड्स दी फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ गाइड दी फर्स्ट लॉ, ठीक है। क्या कर रहा है सेकेंड लॉ? फर्स्ट लॉ को गाइड कर रहा है। हमें ये पता है, ठीक है, कि कोई भी प्रोसेस, ठीक है, कोई भी प्रोसेस अगर खुद ब खुद होती है तो वो स्पॉन्टेनियस है ना। अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है तो वो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है। सो इट टेल्स अस अबाउट द प्रोसेस, ठीक है, इज पॉसिबल यानी कि इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। इट टेल us about the process, it tells us about the process is possible, वो प्रोसेस होगा यानी कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक है, इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये चीज हमें कौन बता रहा है? ये चीज हमें सेकेंड लॉ बता रहा है, ठीक है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि देखो भाई, कोई भी चीज है वो 100% इफिशियंसी के साथ काम ही नहीं करता है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी एक चीज, मान लो एक चीज है वो दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। हमने आयरन को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बना दी, तो ये श्योरिटी नहीं है कि 100% आयरन यूज होके 100% कोई नई चीज बना देगा, कहीं ना कहीं वहां पे वो चीज खर्च होगी, ठीक है। तो 100% इफिशियंसी किसी चीज की भी नहीं होती। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कन्वर्ट, ठीक है, जो 100% अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर दे काम में, वर्क में, ठीक है। सो सेकेंड लॉ हमें बताता है इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, ठीक है, ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। कैसा? विच कन्वर्ट 100% of energy, which convert 100% of energy into work done, into work done, ठीक है। 100% एनर्जी कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होते समय लॉस होगी, ठीक है। हीट कैन बी, क्या हो सकता है यहाँ पे? हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन वहां पे एनर्जी का लॉस होगा, बिना लॉस के कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। हीट, ठीक है, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड into work without any loss, without any loss, बिना लॉस के हीट पूरी तरीके से वर्क में कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरी चीज देखो, हमारे आसपास एनर्जी है। अब ऐसा तो नहीं कि एनर्जी खुद ब खुद क्या कर रही है, कोई मशीन बना दे रही है, कोई इंजन बना दे रही है और फिर वो उसी से काम हो पा रहा है, नहीं है ना। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, ठीक है, फ्रॉम दी सराउंडिंग्स हीट, हम ये भी बात कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसी चीज हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दी तो दोबारा दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। एक आता है क्लॉजियस स्टेटमेंट। अभी क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है? यही है कि किसी भी
इंजन की अगर हम बात कर लें, जो काम कर रहा है वो 100% इफिशियंसी के साथ कभी काम नहीं कर सकता। हो सकता है कि 99% हो, 99.9% हो, बट 100% नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉजियस स्टेटमेंट कहते हैं। ऑलरेडी ये हमने अब आई थिंक 2-3 लेक्चर्स बैक ये चीज हमने लिखी थी, है ना? सो फिर से एक बार हम लिख लेते हैं, आप अच्छे से नोट बना लीजिए, हमेशा उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना? क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है? क्या है यहाँ पे क्लॉजियस स्टेटमेंट? कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विद दी 100% efficiency. It is impossible to construct an engine with 100% efficiency. ठीक है, 100% efficiency के साथ हम कोई भी ना काम कर सकते हैं, ना ही एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अब ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करेगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? सबसे पहला एंथैल्पी, दूसरा एंट्रोपी एंड तीसरा गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, पहला क्या है? एंथैल्पी, दूसरा है एंट्रोपी, ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंड थर्ड वन इज गिव्स फ्री एनर्जी। देखो ऑलरेडी हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंथैल्पी क्या है? हीट, है ना? एंट्रोपी में हम रेंडमनेस के बारे में पढ़ते हैं एंड गिव्स फ्री एनर्जी भी हम थोड़ी देर में ही पढ़ लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम दोनों लॉ को फटाफट से समराइज करते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ बताता है कि एनर्जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट? दोनों लॉस को हम समराइज करें। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी जो है वो क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ हमें कि रेंडमनेस जो है, ठीक है, जो पूरे हम बोल सकते हैं यूनिवर्स की जो रेंडमनेस है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर इंक्रीज होती रहेगी तब तक जब तक इक्विलिब्रियम वो अचीव नहीं कर लेता, और इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जितना रेंडमनेस बढ़ेगा उतना ही वो ऑर्डर से भी आने लगेगा, है ना? यही मतलब होता है इक्विलिब्रियम का। सो एंट्रोपी और रेंडमनेस, एंट्रोपी और रेंडमनेस ऑफ, एंट्रोपी और रेंडमनेस ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका? डेल एस, है ना? विल इंक्रीज अप टू, विल इंक्रीज अप टू इक्विलिब्रियम। कब तक ये इंक्रीज होगा? इक्विलिब्रियम तक इंक्रीज होगा, एंड एट इक्विलिब्रियम डेल एस इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे दोनों लॉ को एक बार समराइज कर दिया है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब हम देखें कि एंट्रोपी के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि कब एंट्रोपी, अगर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, फिर एंट्रोपी के हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है? एंट्रोपी फॉर, एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल। ठीक है,
पहला क्या है, एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल। फॉर्मूला क्या है एंट्रोपी का, डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, रिवर्सिबल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हीट, ठीक है, एब्जॉर्ब की जाती है तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी तो रेंडमनेस इंक्रीज होगा, क्योंकि डेल एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो हीट इंक्रीज तो रेंडमनेस इंक्रीज, रेंडमनेस इंक्रीज तो ये जो टर्म है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी इनकी बढ़ जाएगी, ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यही इसका उल्टा केस देखिए, अगर हीट रिलीज हो रही है तो क्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्यू डिक्रीज होगा तो डेल्टा एस डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसका रेंडमनेस डिक्रीज हो जाएगा, तो इसकी स्पॉन्टेनिटी भी कम हो जाएगी, फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे। सबसे पहला क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो डेल एस यानी कि रेंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी और ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। दूसरा, अगर हीट रिलीज है तो डेल एस डिक्रीज और ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। किस केस के लिए था, रिवर्सिबल केस के लिए था। अगर हम इरिवर्सिबल केस के बारे में बात करें, ठीक है, तो इरिवर्सिबल केस में क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे की जाती है। फॉर इरिवर्सिबल फॉर इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल की केस में डेल एस इज ग्रेटर देन क्यू अपॉन टी और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये जो प्रोसेस है किस पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ठीक ना, अब एंट्रोपी के फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंट्रोपी चेंज यूजिंग दी फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, वाइस वर्सा। ठीक है, सो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग दी फेज ट्रांसफॉर्मेशन। entropy change during the phase ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग दी फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। हम उसको हीट देते हैं सॉलिड को, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन। लिक्विड से गैसेस में कन्वर्जन होना इज वेपराइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। देखो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, उल्टा बता दिया, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना इट्स डिपोजिशन। वेट, इसको हम टर्म को डिपोजिशन कहते हैं वैसे तो, बट किसी किसी बुक में सब्लिमेशन भी लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। गैस से, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना है सब्लिमेशन। अब देखो, इसका उल्टा प्रोसेस भी मैं एक बार बता देती हूँ। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है तो कंडेंसेशन हो जाएगा, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, द एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज इक्वल टू दी, किसके इक्वल होता है, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, किसके इक्वल होता है, चेंज इन एंथैल्पी। डेफिनेशन लिख ले जरा, अब हम जो भी चीजें हमने समझी है, क्या हो जाएगा, दी एंट्रोपी चेंज
the entropy change in phase transformation entropy change in phase transformation is equal to the change in enthalpy. ठीक है, phase transformation is equal to the change in enthalpy. ठीक है, उनकी एनर्जी में कितना चेंज आया है, या फिर चेंज इन एंथैल्पी बोल लो, और एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दो फॉर्मूला हमने देखा था यहाँ पे. डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो क्यू की ये डेल एस में हम क्या लिख देंगे, डेल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और एंथैल्पी है तो डेल फेज एच अपॉन टी, एच अपॉन टी. इस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे. एंथैल्पी क्या है, देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी दी जा रही है या फिर कितनी एनर्जी ली जा रही है, यानी कि एनर्जी का लॉस हो रहा है कि एनर्जी का गेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी. तो अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होगा, ठीक है, सॉलिड से किस में कन्वर्जन हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी वो एक्सेप्ट करेगा. तो मान लो 4 किलो जूल पर मोल, सो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी. चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी, इसको क्या कहेंगे हम, एंथैल्पी कहेंगे. ठीक है, सबसे पहला कन्वर्जन क्या था, सॉलिड से लिक्विड, दैट्स कॉल्ड फ्यूजन. तो देखते हैं डेल एस क्या होता है फ्यूजन में. सबसे पहला है डेल एस इन फ्यूजन. डेल एस इन फ्यूजन, फ्यूजन में हमने देखा था कि किसका कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है. मान लो हमारे पास आइस है, आइस से ये आइस कन्वर्ट हो गया है वाटर में, मतलब इसने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, है ना. तो इसका जो डेल एच आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, इसका जो डेल एच आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा एट रूम टेम्परेचर, दैट विल बी 273 केल्विन. ठीक है, समझ में आ गया है. अब देखो मान लो बर्फ से, है ना, H2O आइस है हमारे पास, या फिर सॉलिड लिख लो, इससे हमने कन्वर्ट कर दिया है H2O लिक्विड में. इसका जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज +6 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ये भी हमने माना है, दैट इज +6 किलो जूल पर मोल एट 273 केल्विन. रूम टेम्परेचर पे ये सारी बातें चल रही हैं. तो इसका डेल एस क्या हो जाएगा, डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, राइट. डेल एस इज इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन टी, राइट. तो Q की वैल्यू कितनी है, 6 किलो जूल पर मोल. अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट कर दे तो इट विल बिकम 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल पर मोल. तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 अपॉन 273. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्यूजन आ जाएगा यहां से. ठीक है, डेल फ्यूजन. अब आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 अपॉन 273, लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी वो 21.93 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना चला जाएगा, 2, और ये कम हो गया. ठीक है, इतना ही रहेगा, है ना, 10 नहीं आएगा, ऑलरेडी हमने इसको यूज कर लिया है. जूल पर मोल. ठीक है, एंट्रोपी इन फ्यूजन इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. अब अगर हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया है, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, है ना. तो डेल एस इन वेपराइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं. सेकेंड है हमारा डेल एस इन वेपराइजेशन.
डेल एस इन वेपराइजेशन। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वाटर को हीट देंगे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इसने क्या किया, एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। अगेन यहाँ पे जो इंथैल्पी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि कुछ 70 पॉइंट नहीं, बहुत ज्यादा जो 40 पॉइंट लेके चलते हैं, 40.78 के आसपास इसकी एनर्जी है, इसने इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब की है, ठीक है, किलो जूल पर मोल की। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि हमने क्या किया, वाटर को टेम्परेचर दे दिया। वाटर कितने पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर कितना था हमारा, 273 डिग्री, ये 273 डिग्री है ना, 273 केल्विन। अब टोटल यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर हो जाएगा 373 केल्विन। ये समझ में आया टेम्परेचर 373 केल्विन कैसे हुआ। हम यहाँ पे वाटर को बॉईल कर रहे हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री है, तो 273 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 373, ठीक। डेल एस इज इक्वल टू क्यू वेपराइजेशन अपॉन टी, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, 40.78 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, क्योंकि हमने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, एंड 373 केल्विन, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 373 केल्विन, तो 109.7, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.907 किलो जूल, सिर्फ जूल पर मोल। क्लियर है, जूल पर मोल। आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तीसरी चीज हमने क्या देखी थी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो थर्ड इज डेल एस ऑफ सब्लिमेशन, ओके। डेल एस फॉर सब्लिमेशन, इसमें क्या है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। अब गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, ये फिर से अपनी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, यस, ताकि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी सेम ही कहानी है, डेल एस इज इक्वल टू क्यू सब्लिमेशन अपॉन, क्लियर। तो ये बात थी हमारी एंट्रोपी की, एंथैल्पी की। अब हम बात करने वाले हैं गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, क्लियर। दो चीजें डिस्कस हो चुकी है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इससे हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चलता है। गिव्स फ्री एनर्जी अभी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि होता क्या, और इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी एंड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। gives free energy and change in gives free energy, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है। सो बेसिकली जब भी यूजफुल वर्क किया जाता है, ठीक है, जब भी सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, हम उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, हमेशा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जब सिस्टम खुद ही काम कर रहा है तो वो वर्क कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि अगर गिव्स फ्री एनर्जी जो है, गिव्स फ्री एनर्जी इज द यूजफुल वर्क, अगर गिव्स फ्री की वैल्यू नेगेटिव आती है, दैट मीन्स दी होल सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, ठीक है। जो पूरा सिस्टम है, जो काम चल रहा है, वो कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनिटी है उसके अंदर, वो स्पॉन्टेनियस सिस्टम है, ठीक है। सो व्हाट इज गिव्स फ्री, तो गिव्स फ्री इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है, यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड और दैट कैन बी अ यूजफुल एनर्जी, क्लियर है। gives free amount of energy, amount of energy that can be used, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड और द यूजफुल एनर्जी।
और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी के लिए? यस, एनी आइडिया? अवेलेबल एनर्जी, ठीक है, विच कैन बी यूज टू कंप्लीट दी प्रोसेस। और हम इसको बोल सकते हैं अवेलेबल एनर्जी which can be used to complete the process, to complete the process, available energy which can be used to complete the process। फॉर्मूला क्या होता है? ऑलरेडी हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये चीज पढ़ चुके हैं, राइट? G is equal to H minus Ts, gives free energy is equal to enthalpy minus temperature into entropy। हर एक पॉइंट को मेंशन करेंगे हम। G is the gives free energy, gives free energy, H is enthalpy, T is temperature और S is entropy, ठीक है? G is equal to H minus Ts। अगर हम चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करें तो क्या होगा? सो चेंज यानी कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर है इतना? अब कैसे पता करें कि जो डेल जी है यानी कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो स्पॉन्टेनियस है कि स्पॉन्टेनियस नहीं, इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास वाटर है, ठीक है, हमारे पास क्या है? वाटर है। हम जैसे ही वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे वाटर है, हमने इस वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही वाटर का डिसोसिएशन हो जाएगा H2 प्लस O2, ठीक है, वाटर का क्या हो गया? यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया H2 प्लस O2 में। अभी जो हमारे पास ये वाला वाटर था, ठीक है, ये कैसा है? इसका वर्क डन नॉन एक्सपेंशन एंड नॉन मैकेनिकल, ठीक है, नॉन एक्सपेंशन और नॉन मैकेनिकल। यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिला है दैट इज एक्सपेंशन और मैकेनिकल, ठीक है, एक्सपेंशन एंड मैकेनिकल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने क्या पढ़ा था? डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, यही देखा था हमने, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अगेन डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस जो हमारा वर्क डन है, ठीक है, वो नॉन एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन दोनों है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन नॉन एक्सपेंशन माइनस वर्क डन एक्सपेंशन, ठीक। Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू ये Q जो है ये इधर आ गया, अब क्या बन जाएगा? ये Q इज इक्वल टू डेल U प्लस चेंज प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि एक एक्सपेंशन है, प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम प्लस W नॉन एक्सपेंशन, इसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन जो एक्सपेंशन है उसके वॉल्यूम में हमें चेंज देखने के लिए मिलेगा। Q इज इक्वल टू T डेल S, ठीक है, एंड T डेल S इज इक्वल टू डेल H प्लस W नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। यहां से अगर हम वैल्यू के बारे में बात करें, ठीक है, ये हमारा नॉन एक्सपेंशन है, नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। अगर डेल G की वैल्यू माइनस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन होता है तो जो हमारा सिस्टम है वो कैसा रहेगा? स्पॉन्टेनियस रहेगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्लियर? यहां से डेल जी इज इक्वल टू, अब देखो, आप खुद देखो,
ये वाला टर्म उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू, वर्क डन नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक, यहां से डेल जी इज इक्वल टू माइनस नॉन एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा हमारा स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव है दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसी में कुछ केसेस को हम देख लेते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होता है एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या सीन है। ठीक है, दो केसेस आएंगे फिर से यहाँ पे। केस 1, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। केस 1 है हमारा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, तो जब आप खुद काम करते हो तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म होने लग जाती है। तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हम नेगेटिव से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, W इज इक्वल टू नेगेटिव, राइट। वर्क डन बाय द सिस्टम में जो W की वैल्यू होगी, W कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। सो इन दिस केस रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, रिएक्टेंट की शुरुआती एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। फिर धीरे धीरे जब सिस्टम खुद काम करेगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी तो लूज हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखो डेल जी निकालने का क्या तरीका है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो यहां से जो डेल जी आएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, यहां से वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई, मतलब ये कैसा है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सो रिएक्टेंट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इंक्रीज, स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, एंड प्रोडक्ट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, यहाँ पे हम ये पॉइंट मेंशन कर ले, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज, प्रोडक्ट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहला केस हमने डिस्कस किया वर्क डन बाय द सिस्टम। दूसरा केस अब हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे काम किया जा रहा है, अभी सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा था। ठीक है, नाउ केस 2, केस 2 है वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पे काम होगा तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इन दिस केस W इज पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में जो वर्क डन है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो अभी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। ठीक है, अभी धीरे धीरे जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा तो इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो अभी रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम है, और अगर इसकी एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्ट धीरे धीरे, क्योंकि अभी एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है,
तो ये मोर एनर्जी हो जाएगी इसकी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो इन दिस केस अगर हम चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी निकालते हैं, जो कि होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कैसी है, ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कैसी है, कम है। तो रिएक्टेंट वैसे भी माइनस में था, प्रोडक्ट वाला इसकी वैल्यू ज्यादा थी जो कि पॉजिटिव में है। सो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और जब डेल जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी हो जाएगी यहाँ पे, नॉन स्पॉन्टेनियस। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वर्क डन बाय द सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब हम अलग अलग देखेंगे कि डेल एच, डेल एस, इन सब में चेंज करने से रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा और रिएक्शन कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है? तो अब हम जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या है, डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल S, डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल S। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू एंथैल्पी एंड एंट्रोपी की रख रख के देखेंगे कि कब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कब वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गया इतना? चलिए, सबसे पहला केस हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास जो एंथैल्पी है डेल H है, हमने माना कि डेल H हमारे पास पॉजिटिव है और डेल S हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। डेल S हमारे पास यानी कि एंथैल्पी हमारी पॉजिटिव है और एंट्रोपी कैसी है, हमारी नेगेटिव है। तो कुछ कुछ हम वैल्यू यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, डेल G होगा, कुछ कुछ वैल्यू हम यहाँ पे एज्यूम करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, डेल H की जो वैल्यू है हमने क्या मान लिया, डेल H मान लो, फिलहाल के लिए हमने 80 माना है। ठीक है, माइनस रूम टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, रूम टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 273। ठीक है, 5-10 आगे पीछे भी हो सकता है। और एंट्रोपी हमने ले लिया है 0.5। तो यहाँ से डेल जी की जो वैल्यू आएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। ओवरऑल देखो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है। कैसी है ओवरऑल वैल्यू, पॉजिटिव। तो अगर एंट्रोपी नेगेटिव है बट एंथैल्पी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है। उल्टा केस देखिए अब यहाँ पे हम। ठीक है, ये वाला क्लियर है। अगर डेल H पॉजिटिव है, डेल S नेगेटिव है तो कैसा हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा हम लेके चलते हैं, डेल H जो है इसको हम नेगेटिव कर दे, डेल H को हमने नेगेटिव कर दिया है और डेल S को हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया। रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया। अब इस केस में देखो डेल H कैसा है, नेगेटिव है, तो मान लो हमने माइनस का 40 लिया है, बीच में माइनस है ही, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, या फिर हम यहाँ पे हाँ रूम टेम्परेचर ही लेके चलो, 273 केल्विन पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक, और एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी मान लो 2 है। ठीक है, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे, 0.512 इसके हिसाब से वैल्यू लेते हैं। अब देखो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कैसा आ जाएगा, वेट, डेल जी है यहाँ पे, ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब ये रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है इतना? ठीक है, डेल H और डेल S। ठीक है, अब अगर हम डेल S पॉजिटिव ले लें, ठीक है, डेल S हम पॉजिटिव ले लें, अभी लिया है डेल S पॉजिटिव, ओके, और डेल H नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस है, दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों के दोनों वैल्यू नेगेटिव ले लें और टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर पे ये काम होता है। तो एक बार हम दोनों टेम्परेचर के लिए देखते हैं।
ठीक है, हाई टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन से टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे हम? हाई टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। आप खुद सोचो, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा सो इन दैट केस एंट्रोपी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। डेल एच हमने लिया है नेगेटिव और डेल एस भी हमने लिया है नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस का 40 माइनस यहाँ पे हमने ले लिया 300 इनटू रैंडमनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और ये भी नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने माइनस का 2 ले लिया। ठीक, ओवरऑल जो वैल्यू आएगी डेल जी की वो तो नेगेटिव आ रही है, मतलब हाई टेम्परेचर पे जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो कैसी रहेगी? यस नहीं सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। यस, हाई टेम्परेचर पे जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। वहीं अगर हम लो टेम्परेचर कर दें, वहीं अगर हम यहाँ पे लो टेम्परेचर कर दे तो एंट्रोपी अपने आप कम हो जाएगी। अभी भी देखो केस जो है वो सेम है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, लेकिन टेम्परेचर कम करने से इसकी जो एंट्रोपी है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो -40 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, नहीं टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? कम कर दिया, तो 300 नहीं ले सकते अब हम। मान लो टेम्परेचर हमने कितना कर दिया है? 100 कर दो आप टेम्परेचर को। ठीक है, टेम्परेचर हमने कितना कर दिया है? 100 कर दिया है। ठीक, अब क्या होगा? एंट्रोपी जो है हमारी वो कितनी है? ये भी नेगेटिव में है। जब टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी अपने आप और ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, अपने आप क्या हो जाएगी? और ज्यादा कम हो जाएगी। टेम्परेचर और कम कर ले हम, मान लो 50 ले लिया हमने इंटू 0.2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 25, और ये ओवरऑल ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, और माइनस की वैल्यू बढ़ी है मतलब ये नेगेटिव। तो लो टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इस तरीके से आप पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू को रख के देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब हम जानना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है? तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? यूजफुल वर्क डन। जब भी हमारा गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आता है दैट मीन्स वर्क डन हुआ है, स्पॉन्टेनियस है। अगर गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आता है मतलब वर्क डन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि कुछ कंडीशंस यहाँ पे सेट कर दी जाती है एंड वो चीज हमेशा फिक्स रहेगी। स्टैंडर्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है डेल जी नॉट। अभी हमने सिर्फ गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बात की तो यहाँ पे क्या आ गया था? सिर्फ डेल जी आया था, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो इट्स रिप्रेजेंटेशन इज डेल जी नॉट। और यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है? ये हमेशा एट 298 केल्विन ही रहेगा। जैसे अभी हम डेल जी का टेम्परेचर चेंज करे थे, 300 केल्विन ले लिया है, 273 केल्विन ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे 298 केल्विन लिखो या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm प्रेशर होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे फिक्स है। क्लियर? जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है बेसिकली ये एक स्टेट फंक्शन है एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना? स्टेट फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सब हम पढ़ चुके हैं। दिस इज स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो क्वांटिटी पे, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड हो जाएगा। सारी चीजें स्टैंडर्ड है क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सेम है, उसमें कोई स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फिक्स है। तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट।
ठीक है। एंड अगर ओवरऑल रिएक्शन की हमें स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी पड़ी तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेल जी नॉट पूरा रिएक्शन। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इनटू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स माइनस स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इनटू देयर नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट एक ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अब ऑलमोस्ट हमारा जो ये चैप्टर है वो एंड होने वाला है, एक ग्राफ देखते हैं फिर हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी है ना, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम के बीच में। इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देखो पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो चुका है हमारे इक्विलिब्रियम। अगर अभी तक आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। तो इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा है गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, और यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक साइड है हमारा रिएक्टेंट और एक साइड है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा। अब देखो होता क्या है कि अगर हम एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, del G is equal to change in gives free energy of product minus change in gives free energy of reactant, ठीक है। वैल्यू कैसी आनी चाहिए, वैल्यू स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब वैल्यू नेगेटिव होगी। और वैल्यू नेगेटिव का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए। तो एक वैल्यू हमने यहाँ पे मान ली, एक वैल्यू हमने यहाँ पे मान ली। अब हम ये देखेंगे कि जब रिएक्शन हो रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी होती चली जाएगी। और ये रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, ये चलता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब इस इक्विलिब्रियम के बाद अब जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब ये रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट 100% था, फिर मान लो 80 है, फिर 60 है, ओफ 10 एक काम करते हैं, 90, 80, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और ये 0। और प्रोडक्ट का फिर से यहाँ से 100, 90, 80, 60, 50, 40 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया। मान लें 50 पे है, ठीक है। यहां से जो रिएक्शन जा रही थी वो कैसी थी, स्पॉन्टेनियस थी। यहां से जो रिएक्शन जा रही थी वो कैसी थी, स्पॉन्टेनियस थी, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और इसके लिए डेल जी की वैल्यू है नेगेटिव। लेकिन अब इस पॉइंट से वापस यहां तक आना अभी खुद ब खुद तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, डेल जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और फिर ये यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी,
तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम के बीच का ये रिलेशन है। क्लियर है, समझ में आ गया। हमेशा याद रखना, चाहे गिव्स फ्री एनर्जी हो चाहे ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हो, अगर वैल्यू नेगेटिव है दैट मींस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके चलो, अब इनके बीच का हम रिलेशन देख ले, फॉर्मूला हमें बनाना है, फिर चैप्टर एंड। ठीक है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम के बारे में ही हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक रिएक्शन लिया हमने Na प्लस Mb, है ना, Na प्लस Mb Pc प्लस Qd, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, डेल जी होता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट। ठीक है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। अगर हम ये इक्वेशन को इक्विलिब्रियम पे लेकर आते हैं, सो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो डेल जी होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, कैसी वैल्यू हो जाएगी इसकी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे अब देखो क्या बनेगा, जीरो इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अभी यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे नेचुरल लॉग प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे। देखो क्या था, जीरो इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, यही फॉर्मूला था। अब अगर ही इस तरीके से हम इसको लिख दे, डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू, और डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू, क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सी क्यू डी, दूसरा क्या था, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू अपॉन एन और एम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे केसी क्यूसी दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, केसी क्यूसी दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, या तो हम ये लिख सकते हैं, या तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी भी लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। सारी चीजें क्यूसी और केसी दोनों बराबर होती है। अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, के इक्विलिब्रियम निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, यस एंटी लॉग बन जाएगा ये, या फिर ई की पावर हम बोल सकते हैं माइनस डेल जी अपॉन माइनस 2.303 आर टी। ठीक है, ये बन जाएगा। लॉग और एंटी लॉग किस तरीके से निकालना है अगर आपको जानना है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालना सीख लेंगे। ओके, एंड इसी के साथ हमारा फाइनली ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एमसीक्यू से शुरू करेंगे। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।